हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 16 द पिकनिक। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर की सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। Let's read this extract from Mark Twain's famous book The Adventures of Tom Sawyer, in which Tom and others visit a mysterious cave on an island. Tom is street smart, full of mischief, and is interested in exploration and discovery. However, he is also honest and noble. तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है द पिकनिक, ये एक छोटा सा चैप्टर लिया गया है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर नाम की जो नॉवल है उसमें से, ठीक है, जिसे लिखा है मार्क ट्वेन ने। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे टॉम और उसके बाकी सब दोस्त एक मिस्टीरियस गुफा के अंदर जाते हैं जो कि एक आइलैंड के ऊपर है। और टॉम जो है वो एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉय है और बहुत शरारती भी है। इसके अलावा उसको अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना, डिस्कवरीज करना भी बहुत पसंद है। यानी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत उछल कूद करने वाले होते हैं और हर चीज़ जानने की कोशिश करने वाले में से होते हैं, तो वैसा ही टॉम भी है, बिल्कुल केयर फ्री नेचर का है। और हालांकि टॉम ऑनेस्ट है और साथ ही में बहुत नेक दिल इंसान भी है। Morning came eventually, and by 10 or 11 o'clock, a giddy and rollicking company were gathered at Judge Thatcher's, and everything was ready for a start. अब सुबह सुबह का वक्त हुआ और लगभग 10 बजे के आसपास, 10 या 11 बजे के आसपास सभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। और सभी लोग कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए? जज थेटर के घर के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। और सभी कोई रेडी था कहाँ जाने के लिए? पिकनिक पर जाने के लिए। कौन से पिकनिक पर? एक केव की पिकनिक पर जाने के लिए वो सभी तैयार थे। It was not the custom for elderly people to mar the picnic with their presence. अब उस समय पर ऐसा कस्टम नहीं था कि जो बूढ़े लोग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो बच्चों की पिकनिक को ख़राब करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते थे। मेनली छोटे बच्चे जो होते थे वो अपने ही उसमें होते थे, अपने भरोसे ही होते थे, और बड़े लोग वहाँ पर पिकनिक में उनको सी ऑफ करने के लिए वैसा कुछ नहीं जाया करते थे। The children were considered safe enough under the wings of a few young ladies of 18 and a few young gentlemen of 23 or thereabouts. और उस ज़माने में जो बच्चे होते थे वो बहुत सेफ माने जाते थे अगर वो 18 साल की लड़कियां हैं उनके साथ हैं, या फिर लगभग 23 साल या उसके आसपास की उम्र के जो आदमी होते थे, जो लड़के होते थे, उनके साथ वो बहुत सेफ माने जाते थे। The old stream ferry boat was chartered for the occasion. और ये जो पिकनिक थी इसके लिए क्योंकि वो पिकनिक आइलैंड पर थी, तो आइलैंड पर तो कैसे जाएंगे? बोट से जाएंगे। तो इसीलिए एक स्टीम बोट का इंतज़ाम किया गया था बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए। Presently, the happy group filled up the main street laden with provision baskets. और अभी के वक्त क्या चल रहा था स्ट्रीट में सभी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी बहुत खुश थे कि हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मेन सड़क थी, जो रास्ता था, वो पूरा भरा हुआ था प्रोविजनल बास्केट से। प्रोविजनल बास्केट्स हो गए यानी ये जो भी सामान की ज़रूरत है आप वहाँ से उन बास्केट्स में से ले सकते हैं, अपने साथ ले जाने के लिए ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रीट्स थी सभी सामानों से भरी हुई थी। Sid was sick and had to miss the fun. Mary remained at home to entertain him. अब ये सिड और जो मैरी हैं ये दोनों ही कैरेक्टर्स हैं। हालांकि इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं हुई है, पर सिड जो है वो टॉम सॉयर का भाई है, हाफ ब्रदर है कह सकते हैं। और इसके अलावा जो मैरी है वो टॉम की कज़न है, ठीक है। तो जो मैरी है वो सबका ध्यान रखने वालों में से है, काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है। हालांकि वो उम्र में छोटी है पर वो बहुत काइंड हार्टेड है। और जो सिड है वो पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है, सबकी बात मानने वाला बच्चा है। जस्ट ऑपोजिट है टॉम सॉयर से। जैसे टॉम सॉयर बहुत शैतान है पर सिड वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी क्या है, सिड बहुत बीमार है और इसकी वजह से वो केव में नहीं जाएगा, ठीक है। वो पिकनिक में नहीं गया है और उसका ध्यान रखने के लिए मैरी जो है वो घर पर ही रुकी है। The last thing Mrs. Thatcher said to Becky was, "You will not get back till late. Perhaps you would better stay all night with some of the girls that live near the ferry landing, child."
तो यहाँ पर जो मिसेस थेचर हैं वो बेकी से कहती हैं कि तुम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहोगी और शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि तुम रात के वक्त में कुछ लड़कियों के पास आ जाना जो कि फेरी लैंडिंग के पास में रुकी हुई हैं। अब ये मिसेस थेचर जो है वो बेकी की मदर है, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पर जज थेचर, तो जज थेचर जो हैं वो मिसेस थेचर के हस्बैंड हैं और बेकी जो है उनकी बेटी है, यानी मिसेस थेचर, जज थेचर और बेकी जो है आपस में फैमिली हैं, ठीक है। तो जो बेकी है उसको उसकी माँ समझा रही है कि तुम देर तक नहीं रुकोगी कहीं पर भी और तुम लड़कियों के पास वापस आओगी जो कि फेरी लैंडिंग के पास रह रहे हैं। देन आई विल स्टे विद सूसी हार्पर मम्मी। तो बेकी कहती है ठीक है, तो मैं सूसी हार्पर के पास रुक जाऊंगी। वेरी वेल एंड माइंड एंड बिहेव योर सेल्फ एंड डोंट बी एनी ट्रबल। और उसको कहती हैं जैसे हर कोई मदर फादर होते हैं अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो यहाँ पर बेकी की मदर भी उसको समझा रही हैं कि बिहेव करोगी, अपना ध्यान रखोगी और दूसरों के लिए मुसीबतें नहीं इकट्ठी करोगी। प्रेजेंटली एज दे ट्रिप्ड अलॉन्ग टॉम सेड टू बेकी से आई विल टेल यू वॉट वी विल डू। तो अब ट्रिप जो है वो शुरू हो चुकी है। तो टॉम जो है वो बेकी से कहता है कि मैं जैसा बोलूँ तुम वैसा ही करोगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जोई हार्पर्स वी विल क्लाइंब राइट अप द हिल एंड स्टॉप एट विडो डगलस। तो वो कहता है बेकी से कि हम जोई हार्पर के पास नहीं जाएंगे और उसके पास ना जाने की बजाय हम लोग जाएंगे आज विडो डगलस की जो हिल है वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये जो विडो डगलस है ये कौन है? विडो डगलस एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, जो कि बहुत फेमस लेडी बताई गई हैं इस चैप्टर में। उनके पास मेनली आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विडो डगलस जो है वो आइसक्रीम देती हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो ओल्डर लेडी हैं, जैसे कैसे वो बच्चों के साथ ओल्ड लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। तो विडो डगलस जो हैं वो ऐसा ही उनका इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है। शी विल हैव आइसक्रीम, शी हैज़ इट मोस्ट एवरी डे, डेड लॉर्ड्स ऑफ इट एंड शी विल बी ऑफुल ग्लैड टू हैव अस। वो कहता है कि जो मिसेस डगलस जो विडो डगलस हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत ज़्यादा आइसक्रीम होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी हमें वहाँ पर पा करके। ओह दैट विल बी फन। तो फिर बेकी कहती है कि हाँ फिर तो बहुत मज़ा आएगा। देन बेकी रिफ्लेक्टेड अ मोमेंट एंड सेड, फिर बेकी जो है थोड़ा सा सोचती है और कहती है बट व्हाट विल ममा से। कहती है कि पर मम्मी क्या कहेंगी। हाउ विल शी एवर नो। तो यहाँ पर जो टॉम सॉयर है अब वो बेकी को कहता है उन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बेकी क्या है, बेकी सोच रही है कि अरे मैंने तो अपनी मम्मी को बोला था कि मैं वहाँ जाऊँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। पर यहाँ पर क्या हुआ, अब जो टॉम है वो बेकी के सारे प्लान्स को जो है चेंज करने में लगा हुआ है और वो बेकी को समझा रहा है सारी चीज़ें करने के लिए। पर बेकी यही सोच रही है कि उसकी मम्मी क्या कहेंगी, और तो टॉम उसको समझा रहा है कि वो उनको पता ही कैसे चलेगा। द गर्ल टर्न द आइडिया ओवर इन हर माइंड एंड सेड रिलक्टेंटली आई रेकॉन इट्स रॉन्ग बट। अब जो बेकी है उसका दिमाग तो हालांकि पलट जाता है, पर उसके लिए ये बिल्कुल रिलक्टेंट होता है। रिलक्टेंट का मतलब हो गया वो स्वेच्छा नहीं होती है उसकी, मतलब उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है, उसको लगता है कि ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से बोला हुआ है, प्रॉमिस किया है। अब यहाँ पर ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, चाहे टॉम सॉयर हो चाहे बेकी हो, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों का मतलब हो गया जैसे आपके हिसाब से क्लास 3rd 4th के बच्चे, तो उतने ही बड़े ये बच्चे हैं और इतने ज़्यादा एडवेंचरस हैं। तो यहाँ पर जो बेकी है वो कहती है कि क्या कहते हैं ये गलत है। बट शक्स योर मदर वोंट नो एंड सो व्हाट्स द हार्म, ऑल शी वॉन्ट्स इज़ दैट यू विल बी सेफ। तो यहाँ पर जो टॉम है वो कहता है अरे बकवास है ये सब, तुम्हारी मदर को कैसे पता चलेगा, उन्हें तो वो कुछ नहीं जान पाएंगे, और जब वो कुछ नहीं जान पाएंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है, इसमें क्या ही बुराई है कि हम वहाँ की वजह हम क्या कहते हैं विडो डगलस के उधर जाएं। और वो सिर्फ यही चाहती हैं, तुम्हारी मदर सिर्फ यही चाहती हैं कि तुम सेफ़ रहो, और तुम्हारी सेफ्टी की वजह से ही उन्होंने तुम्हें समझाया। पर हम तो विडो डगलस के यहाँ पर आइसक्रीम के लिए ही जा रहे हैं। तो मेनली वो उसको जो बेकी है उसको परसुएट करने की, उसको बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। And I bet you she would said go there if she would thought of it. I know she would.
तो वो कहता है, वो मेनली बेकी को समझाने की कोशिश करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है ये बोल करके कि मैं तुमसे शर्त लगा के एक बात कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो मदर हैं उनका ये कहना है कि तुम उस जगह पर जाओ जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, या फिर तुमने जहाँ पर भी कहीं जाने का सोचा है तो तुम उस जगह पर ज़रूर जाओ, और मुझे पता है कि तुम उस जगह पर ज़रूर जाओगी। The widow Douglas's splendid hospitality was a tempting bait। अब ये जो विडो डगलस हैं जिनके बारे में अभी अच्छे से व्यवहार करती हैं, तो मेनली उसको परसुएड करने के लिए कह रहा है बेकी को कि वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल लेडी हैं और वहाँ पर जाना तो एक टेम्पटिंग बेट की तरह है। टेम्पटिंग बेट मतलब प्रलोभन की तरह है, मतलब किसी को खींचे चले जाने जैसा है वहाँ पर। It and Tom's persuasion presently carried the day। और ये जो आइसक्रीम वाली चीज़ थी जो कि विडो डगलस वाली बात थी वो, और टॉम का जो परसुएशन था यानी कि उसको मनाने वाला जो तरीका था, इसी तरह से जो दिन है वो बीत जाता है। सो इट वॉज डिसाइडेड टू से नथिंग टू एनीबडी अबाउट द नाइट्स प्रोग्राम। तो अब डिसाइड होता है कि कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कहेगा जो भी इन दोनों ने रात का प्रोग्राम डिसाइड किया है। प्रेजेंटली इट अकर्ड टू टॉम दैट मे बी हक माइट कम देयर, हक माइट कम दिस वेरी नाइट एंड गिव द सिग्नल। अब अचानक से टॉम के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद हक जो है आज रात में आएगा और सिग्नल देगा। अब ये हक कौन है? हक जो है ये टॉम का फ्रेंड है जिसका पूरा नाम है हकलबेरी फिन। ठीक है, तो टॉम और जो हकलबेरी फिन हैं ये दोनों इतने घनिष्ठ मित्र हैं जिसको हम बेस्ट फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि ये सारे जो हरकतें हैं ये इकट्ठे करते हैं। जैसे आप लोग भी क्लास में फ्रेंड्स होते हो, सारे शरारत वाले काम एक साथ इकट्ठे करते हो, तो वैसे ही टॉम और हक जो हैं सेम इसी तरह की चीज़ें करते हैं। मेनली टॉम और हक का क्या है कि ये दोनों घूमते फिरते हैं अलग अलग जगह पर, कहाँ खजाना गड़ा है ये सारी चीज़ें ये दोनों ढूंढते रहते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉम के दिमाग में यही आया कि हक जो है हो सकता है आज रात उसके घर पर जाए और वहाँ पर सिग्नल जा कर के दे। The thought took a deal of the spirit out of his anticipation. Still, he could not bear to give up the fun at Widow Douglas's। अब ये जो थॉट आया था टॉम के दिमाग में हकलबेरी के बारे में यानी हक के बारे में, इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से इसके दिमाग में जो भी बातें चल रही थी, जो भी ये सोच रहा था, जो भी संभावनाएं सोच रहा था कि हो सकता है कि शायद आज हक आए और सिग्नल दे, उसमें वो थोड़ा सा खो गया। स्टिल ही कुड नॉट बियर टू गिव अप दी फन एट विडो डगलस। पर फिर भी उसने जो सोचा हुआ था कि वो जो मज़े करने वाला है विडो डगलस जा करके, उसने उस चीज़ के बारे में सोचा और उसने सोचा कि मैं हक की वजह से मैं जो आज फ़न करने वाला हूँ उसको नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं मज़े करूँगा। And why should he give it up? He reasoned, the signal did not come the night before, so why should it be any more likely to come tonight? तो अब वो कहता है खुद से ही कि मैं क्यों अपना जो क्या कहते हैं जो ट्रिप है, जो मज़े कर रहा हूँ, विडो डगलस जाऊँगा, तो ये सब मैं क्यों गिव अप करूँ, क्यों मैं इसे छोड़ूँ। और उसने खुद से ही रीज़न देते हुए ये बोला कि जो सिग्नल था वो कल रात भी नहीं आया था, यानी जो हक है उसने कल रात में भी सिग्नल नहीं दिया था, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आज भी वो आए और मुझे सिग्नल दे। यानी ये जो सिग्नल था वो किस लिए था कि हक आता था उसके घर, उसको सिग्नल देता था कि आओ रात हो गई अब चलते हैं खजाना ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस सिग्नल की यहाँ पर बात हो रही है। द श्योर फन ऑफ द इवनिंग ओवरवेड द सर्टन ट्रेजर एंड बॉय लाइक ही डिटरमिन्ड टू यील्ड to the stronger inclination and not allow himself to think of the box of money another time that day। तो ये जो फ़न था जिसके बारे में उसने सोचा हुआ था, ये सारी ही चीज़ें ज़्यादा भारी पड़ गई थी उस
ट्रेजर से, यानी जो भी वो खजाना ढूंढने जाने वाला था, पता नहीं मिलता नहीं मिलता, उन सभी चीज़ों से ये जो फ़न था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। और क्योंकि वो छोटा बच्चा भी था, ठीक है, वो लड़का था, तो उसके दिमाग में क्या आया कि ठीक है, मेरे को क्या मतलब है उस ट्रेजर वाले बॉक्स से, मैं तो आज मज़े करूँगा। और फिर उसने सोचा कि अब मैं पैसे के बारे में या मनी के बारे में नहीं सोचूंगा दिन भर के लिए। 3 miles below town, the ferry boat stopped at the mouth of Woody Hollow and tied up. अब 3 माइल्स जो फेरी है जब वो टाउन से दूर गई तो वो कहाँ जा कर के रुकी, वो एक वुडन हॉलो के पास जा कर के रुकी और वहाँ पर जा कर के उसको बांध दिया गया। The crowd swarmed ashore, and soon the forest distances and craggy heights echoed far and near with shouts and laughter. अब जो crowd था यानी जो भीड़ थी बच्चों की, वो सभी जो है पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में एकदम से फैल गए। और जो फॉरेस्ट था जो कि अक्सर खाली रहता था, ठीक है, अब वहाँ क्या था, अब वहाँ पर चीखने चिल्लाने की, बच्चों की लाफ्टर्स की आवाज़ें जो हैं वहाँ पर गूंजनी शुरू हो गई थी दूर दूर तक। All the different ways of getting hot and tired were gone through with, and by the rovers straggled back to camp fortified with responsible appetites, and then the destruction of good things began. तो यहाँ पर अब क्या होता है, अब यहाँ पर होता है कि जो बच्चे हैं अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितना गर्मी फील कर रहे हैं या कितने थके हुए हैं। और देखते ही देखते जो बच्चे थे, ठीक है, वो सारे के सारे कैंप में आ गए थे, ठीक है, और वहाँ पर सब जो हैं इकट्ठे हो गए थे और सभी ने जो है खाना खाना शुरू कर दिया था। यानी कि एपेटाइट का मतलब हो गया फूड, यानी कि सभी ने पेट भर खाना खाया। और जो गुड थिंग्स थी, गुड थिंग्स का मतलब भी यहाँ पर खाना हो गया, डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर हो गया तबाही मचा देना। बच्चे कैसे होते हैं कि बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हैं और बच्चे उनको जो जो चीज़ें पसंद होती हैं वो सब खाना शुरू कर देते हैं, है ना। आप लोग को भी चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब पसंद होगा। तो जिस तरह से आप लोग खाने के ऊपर टूटते हैं, ये भी बच्चे थे, उसी तरीके से ये भी खाने के ऊपर टूट जाते हैं। आफ्टर द फीस्ट there was a refreshing season of rest and chat in the shade of spreading oaks. By and by somebody shouted, who's ready for the cave? और जब जो फीस थी, जो दावत थी, अभी तक जो बच्चे खाना खा रहे थे, तबाही मचा रखी थी खाना खाते वक्त, शोर शराबा हल्ला गुल्ला जो था, जब ये ख़त्म हुआ तो सभी जो हैं आराम करने के लिए बैठे और आपस में बातें कर रहे थे, ओक ट्री के नीचे बैठ कर के बातें कर रहे थे। और फिर देखते ही देखते क्या हुआ, किसी ने शाउट किया। क्या शाउट किया कि कौन तैयार है केव में जाने के लिए। अब बच्चे तो केव में जाने के लिए ही आए थे उस जगह तक, है ना। तो यहाँ पर ये जो पिकनिक थी ये केव वाली पिकनिक थी, तो सभी तैयार थे और सभी के अंदर फुल एनर्जी आ चुकी थी। एवरीबडी वॉज, हर कोई तैयार था केव में जाने के लिए। बंडल्स ऑफ कैंडल्स वर प्रोक्योर्ड एंड स्ट्रेट अवे देयर वाज अ जनरल स्कैम्पर अप द हिल। और जो कैंडल्स हैं उनके बंडल्स जो हैं, अब केव कैसी होती है, डार्क होती है, अंधेरे वाली होती है ना। गुफा कैसी होती है, बिल्कुल काली अंधेरी गुप होती हैं, रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं होता है, कहीं कहीं से छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से रोशनी आ रही होती, कहीं कहीं से रोशनी आ रही होती है। तो बच्चों को सबको जो है कैंडल के जो बंडल्स हैं सब बच्चों ने ले लिए और स्ट्रेट अवे वो लोग बिल्कुल हिल्स पे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। The mouth of the cave was up the hillside, an opening shaped like a letter A. अब जो केव का जो मुंह था वो हिल साइड में ऊपर की तरफ को था, ठीक है, और उसका शेप कैसा था, उसका शेप बिल्कुल ए जैसा था, यानी जो केव था उसका मुंह बिल्कुल लेटर ए की तरह खुला हुआ था। Its massive oaken डोर स्टूड अनबार्ड, और इसके जो बड़े बड़े दरवाजे थे जो कि ओक वुड के बने हुए थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे। Within was a small chamber, chilly as an ice house and walked by nature with solid limestone that was dewy with a cold sweat. अब वो अंदर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो केव
थी कैसी। जो केव थी, जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, केव में एक छोटा सा चैम्बर होता है, ठीक है, जो कि बहुत ठंडा होता है, जैसे एक बर्फ़ का हाउस हो, बर्फ़ से भरा हुआ। और क्योंकि जो केव्स होती हैं वो नेचुरली बनी हुई होती हैं, तो उस केव के अंदर जो लाइमस्टोन होता है, जो चूना होता है, सॉलिड चूना, ठीक है, उसकी परत जमी हुई होती है। और उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो होता है, कोल्ड स्वेट का मतलब हो गया, स्वेट का मतलब हो गया पसीना, जैसे हम लोग की सबकी बॉडी में आता है गर्मी के समय में। तो यहाँ पर कोल्ड स्वेट का मतलब हो गया कि ठंडा पानी जो था उसमें टपक रहा था, बिल्कुल जैसे एक पसीना टपकता है शरीर से। It was romantic and mysterious to stand here in the deep gloom and look out upon the green valley shining in the sun. वो कहता है, वो बताते हैं जो एटमॉस्फेयर था वो इतना ज़्यादा रोमांटिक था क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एकदम अंधेरा था एक तो केव में, और केव से बाहर की तरफ देखना, और जो वैली थी, जो केव के मुंह से हम बाहर देखते हैं तो बिल्कुल हरा भरा था पूरा आसपास का इलाका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन था और सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी। But the impressiveness of the situation quickly wore off and the romping began again. अब ये जो जगह थी वो इतनी ज़्यादा शानदार थी, थोड़ी ही देर में, देखते ही देखते जो शानदार जो जगह थी, अब थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा दोबारा से होना शुरू हो गया। The moment a candle was lighted, there was a general rush upon the owner of it. A struggle and a gallant defense followed, but the candle was soon knocked down or blown out, and then there was glad clamor of laughter and a न्यू चेज। अब होता क्या है कि थोड़ी ही देर में, जैसे लोगों ने सबने अपनी अपनी कैंडल्स जला ली थी, तो अचानक से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है सभी के ऊपर, और फिर सभी जो है अफरा तफरी हो जाती है, सब इधर उधर भागने लगते हैं, और जो कैंडल्स होती हैं वो भी लोगों की गिर जाती हैं या फिर पर वो लाइन में खड़ा ही नहीं होना चाहते हैं, सब कोई इधर उधर भागना चाहता है। बट ऑल थिंग्स हैव एन एंड, पर हर चीज़ का एक अंत होता है। बाय एंड बाय द procession went, filling down the steep descent of the main avenue, the flickering rank of lights dimly revealing the lofty walls of rock almost to their point of junction 60 feet overhead. देखते ही देखते जो बच्चों का जो ग्रुप होता है वो सभी के सभी स्टीप रास्ते से होते हुए, स्टीप मतलब ढलान वाला रास्ते से होते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। और चारों तरफ जो है लाइट्स होती हैं जो वो टिमटिमा रही होती हैं, और जो रॉक्स हैं उनके ऊपर दिख रही होती हैं लाइट, जो कैंडल्स हैं उनकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई होती है। जो रॉक्स हैं जो कि 60 फीट ऊपर हैं, वहाँ तक भी जो कैंडल्स हैं उनकी रोशनी जो है वो पहुँच रही होती है। मतलब मेनली वो टिमटिमा रहे होती है, वो जो अंदर का जो केव है वो बच्चों की कैंडल्स से दोबारा से टिमटिमाना शुरू हो जाता है। दिस मेन एवेन्यू वॉज नॉट मोर दैन 8 or 10 फीट वाइड। अब ये जो मेन एवेन्यू था, यानी जो मेन रास्ता था जिससे बच्चे नीचे उतरे थे, वो 8 या 10 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। Every few steps, other lofty and still narrower crevices branched from it on either hand, for McDougall's cave was but a vast labyrinth of crooked aisles that ran into each other and out again and led nowhere. अब ये जो उन्होंने बताया कि जो रास्ते थे, ठीक है, हर जो स्टेप था वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था, और कहीं पे पतला था, कहीं पे पतले पतले क्रिवाइसेस थे। क्रिवाइसेस क्या होते हैं? क्रैक्स, यानी कि छोटे छोटे रास्ते थे, ब्रांचेस निकली हुई थी, यानी गुफा में एक रास्ते से होते हुए 4 रास्ते खुल जा रहे थे, हर तरफ कुछ ना कुछ, मतलब रास्ते ही रास्ते थे। और इस गुफा का नाम था मैकडॉगल्स केव, ठीक है। तो इस गुफा का हम नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? मैकडॉगल्स केव है। ये एक फिक्शनल नेम है, ये असली नाम किसी भी गुफा का नहीं है, ठीक है। इसको हम बस एक कैरेक्टर की तरह देखेंगे कि गुफा का नाम क्या है। गुफा का नाम है मैकडॉगल्स। और ये जो गुफा थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बड़ी के साथ साथ वो कैसी थी? लेबिर्निथ।
लेबिनिथ का मतलब होता है भूल भुलैया जैसा होना, ठीक है। यानी कि उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स होती हैं ना, नसें होती हैं, कैसे इधर से आ रही होती हैं, उधर जा रही होती हैं, तो कैसे भूल भुलैया की तरह होती हैं। तो ऐसे ही जो केव थे, उस केव थी, उसका जो रास्ते थे अंदर ही अंदर, वो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह थे और हर रास्ता एक दूसरे में आकर के टकराता था और वो जो रास्ता था फिर से आप घूम फिर के कहीं और पहुंचते थे और कोई भी रास्ता कहीं पर भी नहीं जाता था। It was said that one might wander days and nights together through its intricate tangles of rift and chasm and never find the end of the cave। अब ऐसा कहा जाता था उन दिनों में कि कोई एक बंदा अगर वो केव के अंदर भटक जाए दिन और रात घूमने के बाद भी, वो जो है ये जो कर्व्स हैं, जो अपने आप जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं जो वॉल्स में बन गई हैं, जो केव की दीवारों में, रॉक्स में जो बन गई हैं नेचुरली, उनमें आप फंस के रह जाओगे पर आपको कभी भी केव का जो एंड है वो मिलेगा ही नहीं। and that he might go down and still down into the earth and it was just the same, labyrinth under labyrinth and no end of to any of them। तो बताते हैं कि जो केव्स हैं, इसी वजह से जो केव्स हैं ये चाहे आप जितना नीचे चले जाओ, नीचे जाते जाओ धरती के अंदर भी चले जाओगे तो भी ये जो गुफा है, इसका जो भूल भुलैया वाला रास्ता है, तो भूल भुलैया के अंदर भी भूल भुलैया है। इतना ज़्यादा इंट्रिकेट रास्ता है ये और कभी भी किसी को भी इसका अंत नहीं मिलेगा। नो मैन न्यू दी केव, और कोई भी इंसान उस समय में केव का रास्ता सही से नहीं जानता था। दैट वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग, और उस ज़माने में ये जो केव का रास्ता जान पाना है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मोस्ट ऑफ द यंग मैन न्यू अ पोर्शन ऑफ इट एंड इट वॉज नॉट कस्टमरी टू गो मच बियॉन्ड दिस नोन पोर्शन, और ज़्यादातर जो यंग मैन थे, जो जवान लड़के होते थे, आदमी होते थे, वो केव का कुछ ही हिस्सा जानते होते थे और उस समय पे ऐसा कस्टम था, ऐसा माना जाता था कि उस नोन रास्ते के आगे जाना सही नहीं है। टॉम सॉयर न्यू एज मच एज द केव एज एनीवन, अब टॉम सॉयर को भी केव के बारे में उतना ही पता था जितना किसी एक नॉर्मल आदमी को, यानी उस ज़माने में जितना सब लोग केव के बारे में जानते थे, केव के रास्तों के बारे में जानते थे, टॉम भी सिर्फ उतना ही रास्ता जानता था आज तक। द प्रोसेशन मूव्ड अलॉन्ग द मेन एवेन्यू सम 3/4 of a mile and then groups and couples began to slip aside into branch avenues, fly along the dismal corridors and take each other by surprise at points where the corridors joined again। अब ये जो प्रोसेशन था, यानी जो बच्चों का जो ग्रुप्स थे, जो झुंड था, वो मेन रास्ते से होते हुए लगभग 3 मील आगे चलने के बाद 3/4 यानी 1/3 हिस्सा चलने के बाद अलग अलग ग्रुप्स में जो था वो बट गया था और कई लोग तो क्या था कि ब्रांचेस में अंदर घुसते थे और फिर थोड़ी देर बाद कॉरिडोर्स में गायब भी हो जाते थे। फिर अचानक से क्या होता था, अचानक से जो ग्रुप्स होते थे एक कॉमन जॉइंट पे आकर के मिल भी जाते थे। ठीक है, तो भूल भुलैया कैसी होती है देखने में, बहुत अजीब सी होती है। अगर आप लोग समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक मेन रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे रास्ते कट गए। अब जैसे सिंगल लाइन से हम रास्तों को डिनोट करेंगे ऐसे ऐसे करके, जैसे 3 अलग अलग रास्ते हैं। अब इस रास्ते में से एक रास्ता इधर कट गया, एक रास्ता इधर कट गया, एक रास्ता ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, आगे जा कर के ये रास्ता इसमें मिल गया, फिर यहाँ से भी 2 रास्ते अलग हो गए, फिर ये रास्ता भी इसमें आकर के मिल गया, ऐसे करके ये रास्ता इसमें आकर के मिल गया, ये इसमें मिल गया, ये शायद इसमें भी जा कर के मिल गया। तो इस तरीके से अलग अलग रास्ते अलग अलग जगह जा कर के मिल जाते थे और घूम फिर के वो सभी रास्ते जो थे वो मतलब मेन की तरफ तो आते ही थे पर उसका कोई एंड नहीं था। मतलब किसी को भी ये नहीं पता था कि इस गुफा का एंड क्या है। तो इस तरीके से जो गुफा थी उसके रास्ते कुछ ऐसे थे। तो आई होप आप सभी को ग्रुप रास्ते जो हैं समझ में आ गए होंगे। पार्टीज वर एबल टू क्लूड ईच अदर फॉर द स्पेस of half an hour without going beyond the known ground। अब ये जो बच्चे थे इन सभी को मतलब ये सभी जो है एक दूसरे से लगभग आधे घंटे की दूरी पर ही होते थे और ये लोग जो नोन रास्ता होता था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। Tom and Becky too were exploring a cave and had separated from the main party। अब टॉम एंड बेकी जो हैं ये भी अकेले घूम रहे होते हैं केव में और थोड़ी देर में मेन जो लोग होते हैं उनसे
सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दे डिस्कवर्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल। और जब वो केव में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तभी उनको दिखता है क्या, उनको बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखती हैं और फिर वहाँ से होते हुए एक सुंदर सा वाटरफॉल भी उन्हें दिखाई देता है। ट्राइंग टू फाइंड देयर वे बैक दे केम अपॉन अ केव फुल ऑफ बैट्स। और जब वो वापस लौटना चाह रहे होते हैं तभी उनको एक केव दिखती है जिसमें बहुत सारे चमगादड़ भरे हुए होते हैं। ऑन बीइंग डिस्टर्ब्ड अ फ्यू बैट्स फ्लू अराउंड वाइल वन ब्रश्ड पास्ट बेकी। अब जब सारे जो चमगादड़ हैं वो सब इधर उधर उड़ना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि मेनली गुफा में कैसा एकदम अंधेरा होता है, पर जो टॉम है उसके पास कैंडल होती है और जब वो उस गुफा में घुसते हैं तो सभी जो बैट हैं, चमगादड़ हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी वजह से जो बैट्स हैं वो इधर उधर घूमना उड़ना शुरू कर देते हैं और एक बैट तो बेकी के पास से भी गुजरता है। शी स्क्रीम्ड एंड द टू ऑफ देम रैन टू सेव देमसेल्व्स। और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और दोनों ही वहाँ से भागते हैं उन बैट से बचने के लिए। अलास टॉम एंड बेकी वर लॉस्ट अमिड्स द न्यूमरस ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द केव। अफसोस की बात ये होती है कि जो टॉम और बेकी हैं वो दोनों ही खो जाते हैं। ये जो केव्स में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस केव में से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। बाय एंड बाय वन ग्रुप आफ्टर अनदर केम स्ट्रगलिंग बैक टू द माउथ ऑफ द केव, पैंटिंग, hilarious, smeared from head to foot with tallow drippings, dubbed with clay and entirely delighted with the success of the day। और देखते ही देखते सभी लोग, हर एक जो ग्रुप होता है, एक दूसरे के आगे पीछे केव के मुंह के पास तक पहुंच जाते हैं। हर किसी की कंडीशन कैसी होती है, कोई बहुत तेज़ से सांस ले रहा होता है, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा मड में कवर्ड होता है, और इसके अलावा सभी जो हैं वो किसी ना किसी कंडीशन में, जैसे एक केव के अंदर क्या होता है, मिट्टी होती है, पानी होता है, गर्मी भी होती है, पसीना टपक रहा होता है, तो हर कोई इसी कंडीशन में उस केव से बाहर निकला होता है और हर किसी को बहुत मज़ा भी आ रहा होता है कि उन्होंने उस केव में उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उन्हें बहुत मज़ा भी आया। Then they were astonished to find that they had been taking no note of time and that night was about at hand। और तभी देखते ही देखते क्या होता है, उन्हें ये पता चलता है कि जो इतना ज़्यादा उन्होंने फ़न कर लिया है कि उन्होंने समय का ध्यान ही नहीं रखा है और रात का वक्त हो चला है। The clanging bell had been calling for half an hour। अब जो घंटी थी, ठीक है, वो बहुत ज़ोर से, बहुत देर से, आधे घंटे से लगभग बज रही थी बच्चों को सिग्नल देने के लिए कि सभी वापस लौट जाएं। However, this sort of close to the day's adventure was romantic and therefore satisfactory। हालांकि इस तरह का जो दिन था वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, रोमांटिक था और बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी थे वो आज इस दिन एंजॉय करके। When the ferry boat with her wild fright pushed into the stream, nobody cared sixpence for the wasted time but the captain of the boat। अब क्योंकि सभी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, किसी ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जब फेरी बोट जो होती है, यानी जो इनकी बोट होती है जो किराए पे ली गई होती है, जब वापस से इसमें बच्चे भर जाते हैं तो ये जो बोट होती है वो वापस से पानी में उतर जाती है। किसी को कोई मतलब नहीं होता है कि कितना टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ कैप्टन को ही होता है कि अरे बहुत टाइम लगा दिया बच्चों ने, ऐसा वैसा। And nobody noticed that 2 children were missing and were left behind in McDougall's cave for the night or for days। और कोई भी ये नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है कि 2 बच्चे जो हैं वो मिसिंग हैं और वो जो हैं पीछे छूट गए हैं मैकडॉगल्स की केव में, और वो कई दिनों तक उस केव में, एक रात या फिर कई रातों के लिए उस केव में अब छूट चुके हैं। और ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये दोनों बच्चे हैं बेकी और टॉम। तो इसके बाद की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके बाद जो है जब ये सब पहुँचते हैं आप वापस से अपने घर, तो सभी बच्चों को अपने अपने घर छोड़ा जा रहा होता है। तो अचानक से जब टॉम नहीं मिलता है तो कोई एक बच्चा बोलता है कि टॉम तो बेकी के साथ था। तो सब लोग बेकी को पूछने लगते हैं कि बेकी कहाँ है, बेकी कहाँ है, तो किसी को भी नहीं पता होता है बेकी कहाँ है।
तो फिर उसके बाद जो यंग लोग होते हैं टाउन में और उनकी मदर्स जो होती हैं वो सभी वापस से लौटते हैं, उसी मैकडॉगल्स की गुफा में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो आदमी होते हैं वो गुफा के अंदर घुसते हैं और वो ढूंढना शुरू कर देते हैं टॉम और इसको बेकी को। ठीक है, तो ढूंढते ढूंढते कहीं पर एक जगह हिंट भी मिलता है कि शायद यहाँ से निकले हैं, उनके फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं और फिर वो लोग आवाज़ भी लगाना शुरू कर देते हैं। पर अचानक से केव में बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, और जो रास्ता होता है वो अचानक से ब्लॉक हो जाता है और टॉम और बेकी जो होते हैं उस रास्ते में उस गुफा के अंदर कैद रह जाते हैं। फिर घूमते 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 ऐसे ही अचानक से टॉम को एक जगह पर खजाना मिलता है। ठीक है, वहाँ पे एक सिक्का पड़ा हुआ मिलता है, वो सिक्के को उठाता है, फिर वहाँ पर खजाने से भरा हुआ बक्सा भी मिल जाता है। तो जिसका वो खजाना होता है वो आदमी भी उस गुफा के अंदर होता है। ठीक है, हालांकि वो आदमी कुछ टाइम बाद मर जाता है उस गुफा में। ठीक है, पर जो टॉम और बेकी हैं ये एट द एंड जो बेकी है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है कि हम कभी नहीं निकल पाएंगे। पर टॉम जो होता है वो पॉजिटिव माइंडेड होता है, तो वो रास्ता ढूंढ ही लेता है और फिर वापस से नीचे उतर करके गुफा में अंदर जाता है और बेकी को वापस ले करके आता है अपने साथ। और उसके बाद फिर वो वापस गुफा में जाता है और जो बक्सा होता है सिक्कों से भरा हुआ, खजाने से भरा हुआ, उसको भी ले आता है। और ये सारे जो वारदात होती है, ठीक है, जो भी उन लोगों के साथ हुआ वो बेकी के फादर जो कि जज थेचर हैं वो सारी बात जो है बताते हैं और इसी तरीके से सब बाद में एट द एंड खुश हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। Choose the correct option. Why had the children gathered at Judge Thatcher's? तो जो बच्चे थे वो जज थेचर के घर के सामने क्यों इकट्ठा हुए थे? तो इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि they were going on a picnic। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, they were going on a picnic। What was the last thing that Mrs. Thatcher said to Becky? तो मिसेस थेचर ने बेकी से लास्ट बात क्या बोली थी? उन्होंने बोला था दैट शी शुड स्टे द नाइट एट वन ऑफ द गर्ल्स, कि वो जो रात है वो किसी न किसी लड़की के साथ वहाँ पर बिताए, यानी जो लड़कियाँ साथ में गई थी जो 18-18 साल की थी उनके साथ ही वो अपनी रात जो है वो बिताए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Why did Tom want Becky to stay over at McDonald's? टॉम जो है बेकी को क्यों बोलता है कि हमें आज विडो डगलस के यहाँ पर रुकना चाहिए? तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि उनके पास आइसक्रीम होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 शी वुड गिव देम आइसक्रीम आपका सही आंसर हो जाएगा। What was the name of the cave that the children visited? अब जो केव थी जिसमें बच्चे गए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर 3 मैकडॉगल्स केव। Why did Becky scream? बेकी क्यों चिल्लाई थी? बेकी इसलिए चिल्लाई थी जब वो गुफा के अंदर घुसे थे, वहाँ पे बहुत सारे बैट्स थे, बैट ने आकर के बेकी के ऊपर भी बेकी के बगल से भी निकल गया था, है ना। तो तब बेकी जो है वो चिल्लाई थी। अ बैट फ्लू एंड ब्रश्ड पास्ट हर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। Where were the children going? Who were the Thatchers? जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे थे और ये Thatchers कौन है? The children were going on a picnic। जो बच्चे थे वो पिकनिक पर जा रहे थे। Thatchers are a family in the town where Tom Sawyer lives. Becky Thatcher is a character in the novel and she is the daughter of Judge Thatcher. तो ये जो थेचर है इनकी फैमिली जो है उसी शहर में रहते थे जहाँ पर टॉम सॉयर रहता था। बेकी थेचर जो है वो जज थेचर की बेटी है। What was the secret that Becky and Tom decided to keep? अब बेकी और टॉम ने क्या सीक्रेट डिसाइड किया था कि वो किसी को नहीं बताएंगे? The secret they decided to keep was about changing their plans from going to Joy Harper's to stopping at Widow Douglas for ice cream। तो उन्होंने प्लान किया था कि वो जोई हार्पर के पास ना जा कर के वो विडो डगलस के पास जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए।
डिस्क्राइब वॉट द चिल्ड्रन डिड आफ्टर दे गॉट ऑफ द फेरी। अब यहाँ पर हमें ये डिस्क्राइब करना है कि जो बच्चे थे जब वो फेरी यानी बोट से नीचे उतरे, जब वो वहाँ फॉरेस्ट में आइलैंड में पहुँच गए, तब उन्होंने क्या किया। आफ्टर गेटिंग ऑफ द फेरी द चिल्ड्रन स्वॉर्म्ड अशोर, वेंट इनटू द फॉरेस्ट, played and had a picnic. Later they explored McDougall's cave. तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जैसे ही फेरी से नीचे उतरते हैं पूरे जंगल में फैल जाते हैं और जंगल के अंदर जाते हैं, खेलते हैं, पिकनिक करते हैं और उसके बाद फिर मैकडॉगल्स की गुफा में भी घूमने जाते हैं। What was it like inside the cave? Why has the author referred to it as a labyrinth? अब यहाँ पर जो केव थी वो कैसी थी अंदर से, और ऑथर ने उस केव को लेबनिथ क्यों बताया, यानी भूल भुलैया क्यों बताया है। इनसाइड द केव इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ वास्ट लेबनिथ of crooked aisles that ran into each other leading nowhere. The term labyrinth is used to emphasize its complex and confusing structure. तो यहाँ पर जो केव थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स थे, यानी टूटे फूटे रास्ते थे, ठीक है, अलग अलग रास्ते थे और जो कि कहीं नहीं जाते थे। और ये जो लेबनिथ था, यानी कि ये जो टर्म यूज़ किया है लेबनिथ, ये ऑथर ने ये दिखाने के लिए यूज़ किया है कि जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे और कंफ्यूजिंग थे। लेबनिथ का मतलब हो गया भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया में जाते हैं और हम खो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रास्ते ये थे। हाउ डिड बेकी एंड टॉम लूज देयर वे। अब बेकी और टॉम कैसे अपना रास्ता भूल गए थे। बेकी एंड टॉम लॉस देयर वे इन द केव व्हेन दे सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पार्टी टू एक्सप्लोर। दे डिस्कवर्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, a waterfall and a cave full of bats. During the disturbance caused by the bats, they got disoriented in the twists and turns of the cave. अब जो बेकी और टॉम हैं, जब वो अपना रास्ता भूल गए थे, ठीक है, वो रास्ता कब भूले थे, जब वो मेन पार्टी से अलग हो गए थे एक्सप्लोर करते करते, ठीक है। उन्हें एक सीढ़ी वाला रास्ता भी मिला था, फिर वहाँ से वाटरफॉल भी मिला था, इसके अलावा फिर वो एक ऐसी केव में घुसे थे जहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ थे और उन चमगादड़ों के डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही, ठीक है, वहाँ पर सारी जगह चमगादड़ उड़ने लगे थे और फिर ये दोनों ही ट्विस्ट एंड टर्न्स में खो गए थे। अब आते हैं हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। You will not get back till late. Perhaps you would better stay all night with some of the girls that live near the ferry landing. Child, who is the speaker? तो यहाँ पर ये बात जो है ये किसने बोली है, तो ये बात the speaker is Mrs. Thatcher, तो ये बात बोली है Mrs. Thatcher ने। Who is being spoken to? तो ये बात किससे बोली जा रही है, तो यहाँ पर the listener is Becky, तो ये बात बेकी से बोली जा रही है। Why is the speaker giving this advice? अब ये जो मिसेस थेचर हैं यानी बेकी की मदर जो हैं, बेकी को ये एडवाइस क्यों दे रही हैं। The speaker is giving this advice to ensure Becky's safety and suggests staying overnight with other girls near the ferry landing. अब यहाँ पर जो स्पीकर हैं यानी जो बेकी की मदर हैं, वो एडवाइस बेकी की सेफ्टी के लिए दे रही हैं और उसे सजेस्ट कर रही हैं कि वो रात में फेरी लैंडिंग के पास जो दूसरी लड़कियाँ हैं उनके साथ ही रुके। डज़ द लिसनर पे हीड टू दी एडवाइस, तो यहाँ पर जो बेकी है क्या वो अपनी मदर की जो एडवाइस है उसको सुनती है। येस, द लिसनर पेज हीड टू द एडवाइस एंड डिसाइड्स टू स्टे विद सूसी हार्पर, तो यहाँ पर जो बेकी है वो अपनी माँ की बात सुनती है और डिसाइड करती है कि वो सूसी हार्पर के पास रुकेगी। नो मैन न्यू द केव, दैट वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग। विच केव इज़ बींग रेफर टू हियर, तो यहाँ पर कौन सी केव के बारे में बात हो रही है। द केव रेफर टू हियर इज़ मैकडॉगल्स केव, तो यहाँ पर जिस केव की बात हो रही है वो मैकडॉगल्स की केव है। हु हैड गॉन टू द केव, तो केव कौन गया है। चिल्ड्रन फ्रॉम द टाउन हैड गॉन टू द केव, तो जो टाउन के बच्चे हैं वो सभी केव में गए हुए हैं। Describe the cave. The cave is described as a vast labyrinth of crooked aisles that run into each other with no end in sight. तो जो केव है वो बहुत बड़ी है और भूल भुलैया जैसी है, जिसमें टूटे फूटे रास्ते हैं और एक दूसरे के और जो रास्ते हैं वो भी एक दूसरे से होके गुजरते हैं और वो रास्ते कहीं तक भी नहीं जाते हैं और इनका अंत भी नहीं दिखता है। Why was it impossible to know the cave? अब
केव को जान पाना क्यों इम्पॉसिबल था, यानी केव के सारे रास्ते जान पाना क्यों इम्पॉसिबल था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू नो द केव बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रिकेट टैंगल ऑफ रिफ्ट एंड चैस्म एंड मोस्ट यंग मैन ओनली न्यू अ पोर्शन ऑफ इट। ये इम्पॉसिबल था क्योंकि जो रास्ते थे बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट थे, टैंगल्ड थे, यानी एक दूसरे उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा उसमें रिफ्ट थे, तो इस वजह से भी ये रास्ता जो था जान पाना इम्पॉसिबल था। और जो बहुत सारे जो यंग मैन थे वो इसका कुछ ही पोर्शन जानते थे। अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है थिंक एंड आंसर। Even though Becky felt that it was wrong to go ahead with Tom's idea, why did she reluctantly agree? अब हालांकि बेकी को ये पता था कि उसको टॉम की बात नहीं सुननी चाहिए, टॉम के आइडिया के साथ नहीं जाना चाहिए, पर वो क्यों अग्री कर गई। Even though Becky felt that it was wrong to go ahead with Tom's idea, she reluctantly agreed because the temptation of the widow Douglas' splendid hospitality, particularly the ice cream and the Tom's persuasions, overweighed her intentional reservations. अब हालांकि जो बेकी थी उसको ये पता था कि टॉम वाला जो आइडिया है वो गलत है, पर वो टॉम के साथ आगे जाने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि उसे भी जो मिसेस डगलस की जो आइसक्रीम थी उसको सोच करके उसको लगा कि नहीं हमें जाना चाहिए। और इसके अलावा टॉम भी जो था उसने जो उसको मनाया था चलने के लिए, उसको परसुएट किया था, उसकी वजह से भी उसने अपना जो आइडिया था उसे चेंज कर दिया था। If it was a cave that no man knew, do you think it was a good idea to visit it in the first place? Give reason for your answer. अब क्योंकि जो केव थी उसका रास्ता जो था हर कोई नहीं जानता था, ठीक है, तो क्या ये सही आइडिया था कि उस केव में जाने का जो डिसीजन था क्या वो सही आइडिया था? तो विजिटिंग अ केव दैट नो मैन न्यू may not be a good idea due to the complexity and vastness of its structure. It increases the risk of getting lost as demonstrated by Becky and Tom's situation. तो किसी भी केव में जाना जिसके बारे में आदमी नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं वो अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कितनी बड़ी है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो इसकी वजह से अगर बहुत बड़ी केव है तो उसमें खो जाना बहुत रिस्की होगा, ठीक है, और इसी वजह से जो है हमें इस तरह की केव में नहीं जाना चाहिए। और टॉम और बेकी की सिचुएशन को देख करके तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। What do you think would have happened with Becky and Tom? Why do you think so? तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद क्या लगता है कि बेकी और टॉम के साथ क्या हुआ। तो मैंने तो आपको बता दिया कि बेकी और टॉम के साथ क्या हुआ, पर चैप्टर में तो नहीं दिया है क्या हुआ है। तो हम लिखेंगे इट्स अनक्लियर व्हाट वुड हैव हैपेंड विद बेकी एंड टॉम as the passage does not provide information beyond them getting lost in the cave. However, the suspense suggests potential dangers and challenges. तो यहाँ पर हमने ये सीधे सीधे लिख दिया है कि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि बेकी और टॉम के साथ क्या हुआ, क्योंकि जब पैराग्राफ एंड हुआ तो उसमें सिर्फ यही लिखा था कि बेकी और टॉम जो थे वो केव में खो गए थे, ठीक है, पर इसके आगे का इसलिए भी नहीं लिखा है क्योंकि ये शायद सस्पेंस दिखाना चाहते हैं कि आगे शायद डेंजर्स और चैलेंजेस को शो करना चाहते हैं। What would have you done if you were lost in McDougal's cave? तो अगर तुम मैकडॉगल केव में खो जाओ तो तुम लोग क्या करोगे? If I were lost in McDougal's cave, I would try to stay calm, use any available light source, and follow safety guidelines for cave exploration. If feasible, I would try to retrace my steps or wait for rescue, avoiding unnecessary wandering in the labyrinthine passages. तो यहाँ पर अगर हम खो जाएं मैकडॉगल की गुफा में तो कोशिश करेंगे कि हम काम रहें, ठीक है, यानी शांत रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और जो लाइट की जो सोर्स है कि रोशनी कहाँ से आ रही है उसको देखने की कोशिश करें कि वहाँ पे कोई लाइट सोर्स है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा केव में कैसे घूमा जाता है उस सेफ्टी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए। अगर हो सके तो अपने जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगी किस रास्ते से हम आए थे, या फिर हमें वहाँ इंतज़ार करना चाहिए, अननेसेसरली गुफा में नहीं घूमना चाहिए,
चाहिए जिससे कि हम और लॉस्ट हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी ने चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।